हेलो एवरीवन, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें दो चार चीज़ें हम लोग बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। पहला तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप क्लास के साथ ही इसको लिखो। आपको ये पीडीएफ प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा, आप प्रिंट आउट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो आप सुन के प्रिंट आउट करा लो, प्रिंट आउट के बाद जब रिवीजन करोगे वीकली या 10 दिन पे, तो रिवीजन के बाद एक 1 पेज नोट्स बना लेना जो आपके हिसाब से 1 लाइनर टाइप का होगा, जो फैक्ट होगा, और थोड़ा कंप्रेस फॉर्म में आप अपने हिसाब से बना लेना, सो दैट कि एग्जाम के टाइम में 10 दिन पहले आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, या तो आप कर सकते हो कि अभी सुन के उस तरीके के नोट्स बना लोगे, तो दोनों आपके पास है, प्रिंट आउट मिल जाएगा, प्रिंट आउट करा लेना, बाद में करा लेना, एक साथ करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप टेंशन फ्री रहो, इसमें बिहार स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। हम लोग जनवरी से इसको टारगेट कर रहे हैं, जनवरी 2025 से टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम 30 सितंबर को होता है तो हम जनवरी से 2 महीना पहले तक भी जाएंगे। अगर एग्ज़ाम दिसंबर में होता है तो हम जनवरी टू दिसंबर का करेंगे, तो मतलब कंप्लीट 1 ईयर एज पर द एग्ज़ाम। लेकिन हम लोग स्टार्ट जनवरी से कर रहे हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, सब कुछ होगा। पीआईबी भी होगा, इम्पॉर्टेंट आपका इंडियन एक्सप्रेस भी होगा, द हिंदू भी होगा, और आपका डाउन टू अर्थ भी होगा, जो आपके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, अब पहला न्यूज़ देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये पीआईबी का न्यूज़ है, जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम लाया गया है। ई गवर्नेंस मतलब जो भी गवर्नेंस की चीज़ों को आसान करे, ई गवर्नेंस लाए, उसके लिए अवार्ड बनाया गया है। तो इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, ये मिनिस्ट्री है। और इस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है DARPG, जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, IS वगैरह के लिए ये डिपार्टमेंट होता है मेनली। तो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट के अंदर ये स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसमें आपको क्या ध्यान पे रखना, अब इसमें जो लोग अवार्ड जिनको मिलेगा उसको क्या क्या मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ट्रॉफी मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और 10 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलेगा जिनको भी गोल्ड अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और 5 लाख मिलेगा जिनको सिल्वर अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इसलिए आपको पूछ सकता है कि आपको बोल देगा कि एग्जाम में स्टेटमेंट दे देगा, अवार्ड कंसिस्ट ऑफ ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट एंड कैशलेस अवार्ड। कैशलेस मतलब कैश नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कैश तो दिया ही जा रहा है, ट्रॉफी सर्टिफिकेट के साथ साथ कैश भी दिया जा रहा है। अवार्ड टू द डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। फॉर बीइंग यूटिलाइज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे, और जो गैप है ना, रिसोर्सेज का जो गैप है, अगर रिसोर्सेज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जगह पे रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उस रिसोर्सेज गैप को अगर वो कम कर रहे हैं इन एरिया ऑफ पब्लिक वेलफेयर, तो उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ मोस्ट कम्पिटिटिव एंड प्रेस्टिजियस डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड है ये। अगर डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड स्कीम है ये कंट्री के अंदर, तो जो भी इस सेक्टर में डिजिटली कोई वर्क कर रहे हैं, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, तो उनको इस स्कीम के लिए अवार्ड मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट एक्सलेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो जो भी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव होगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अवार्ड मिलेगा तो प्रमोट होगा ही। ठीक है, अब देखो 2025 में आप देखोगे तो 16 अवार्ड दिया गया। 16 अवार्ड में 10 अवार्ड जो है ना गोल्ड अवार्ड दिया गया, तो 10 अवार्ड दिया गया तो हर एक अवार्डी को 10 लाख भी दिया जाएगा, अभी ऊपर पड़े हैं। 6 को सिल्वर अवार्ड दिया जाएगा और 6 को हर आदमी को 5 लाख भी दिया जाएगा। और कैटेगरीज क्या क्या है अवार्ड का, ये भी हम थोड़ा जान लेते, थोड़ा और भी हम लोग पूरा स्कीम को ऐसे नैरो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, 1 लाइनर देख लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अगर 69th पैटर्न पे चला गया ना एग्जाम, यकीन मानो आपके लिए करंट अफेयर्स टफ हो जाएगा जो नहीं पढ़ रहा है। तो ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इस लेक्चर को क्रिएट करने में। तो क्या क्या कैटेगरीज है? एक्सलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस एंड री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला ये कैटेगरीज है जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस और री इंजीनियरिंग डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन करे, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम। तो ऑनलाइन पासपोर्ट तो ये एक तरह का स्कीम है, तो इसके लिए अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ देखो इसमें हम लोग ना फैक्ट भी आपको देंगे, अगर फैक्चुअल बेस पे भी आता तो हम लोग देंगे, आपको दिखेगा एग्जाम में इस प्रोसेस में। तो यूनिवर्सलाइजिंग ऑफ एक्सेस टू ई सर्विसेज, अगर ई सर्विसेज दिया जा रहा है, जैसे आप गाँव में देखोगे आधार कार्ड पैन कार्ड बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाता है, तो वो भी एक है, बिहार में भी है, उसके लिए भी एक कैटेगरीज तैयार किया गया, इसमें भी अवार्ड दिया जाता है। एक्सलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई गवर्नेंस, जो भी ई गवर्नेंस होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव के लिए एक्सलेंस अगर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका इनिशिएटिव इन डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तो बिहार में भी देखो लैंड सर्वे हो रहा है,
तो बिहार में भी लैंड सर्वे हो रहा, तो अभी तो काम स्टार्ट ही हो रहा है, और इन केस अगर मान लो ये काम सक्सेसफुल हो जाता है तो बिहार के भी इस स्कीम को अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। और स्टैंडिंग रिसर्च इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन, तो जो भी सिटीजन सेंट्रिक वर्क होगा, सिटीजन सेंट्रिक वर्क होगा, जैसे कोई भी इंप्रूव किया जा रहा है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, तो उनको भी मिलेगा, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी मिलेगा। कोई भी एकेडमिक वगैरह है जो भी सिटीजन्स का बेटरमेंट कर रहा है, ठीक है, नॉलेज दे रहा है, नॉलेज स्किल हो गया, तो उनको भी दिया जाएगा। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। कोई अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, ठीक है, ये सब अगर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है और अडॉप्ट कर रहा है तो उनको भी दिया जाएगा। एक्सलेंस इन प्रोमोटिंग इंक्लूसिवनेस थ्रू डिजिटल इंपावरमेंट, डिजिटल इंपावरमेंट क्या हो सकता है, जैसे डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम हो सकता है रूरल वुमेन के लिए, तो अगर इस स्कीम पे कोई काम कर रहा है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उनको भी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत है, मोर देन सफिशिएंट होगा। अब मोस्ट प्रिसाइज आपको क्या याद रखना है, तो आप देखो इसमें फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि 10 लाख 5 लाख दिया जा रहा है, क्या क्या अवार्ड दिया जा रहा है, गोल्ड और सिल्वर अवार्ड दिया जा रहा है, कितने लोगों को दिया 16, तो ये ऑप्शन दे देगा 15 16 17 18। तो जब भी फैक्ट बनेगा तो ऐसे बनेगा, कंसेप्चुअल बनेगा, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंडोर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अब इसमें क्या पूछ सकता है आपसे, तो सेंडोर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहला है कहाँ, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, ठीक है। वहाँ पे मोस्ट प्रिसाइज अगर आप देखोगे तो सॉदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है ना उसके सॉदर्न पार्ट में ये है, तो ये भी आपको जानना है केरला डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ साथ इसका 172 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इस सेंचुरी का। उसके साथ साथ ये अगस्त मानला बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे, उसी का ये पार्ट है, तो इस बायोस्फीयर रिजर्व का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ रिवर्स भी है, तो जैसे सेंडोर्नी हो गया, कजुतुर्ती हो गया, कुलाथु पूजा हो गया, ठीक है। तो ये तीनों रिवर जो है ना इसमें बहती है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये ज्वाइन करके एक नया रिवर बना देता है कालादा रिवर। तो ये आपको पता हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कालादा रिवर कहाँ बहता है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो सेंडोर्नी नाम है ना, ये क्यों नाम पड़ा, थोड़ा ये देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ट्री का स्पेसीज है। सेंडोर्नी एक ट्री स्पेसीज है जिसको हम लोग गुलाता ट्रेबिनकोरिका बोलते हैं, और लोकली इसको चेन कुरुंजी बोलते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है कि चेन कुरुंजी जो है ना, ये प्लांट का स्पीसीज कहाँ पाया जाता है, तो सेंडोर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, और ज़्यादा पूछेगा तो फ्लोरा और फोना पूछ सकता है। फ्लोरा मतलब कैसा प्लांट वहाँ पे, फोना मतलब कैसा स्पीसीज वगैरह वहाँ पे। तो फ्लोरा देखोगे तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बारिश बहुत होता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन में, और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी है। तो ये भी आप फॉरेस्ट भी ध्यान रख सकते हो, तीनों फॉरेस्ट देख लो, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये भी आप साथ ही साथ याद रख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सा फौना मिलता है, तो एलिफेंट हो गया, टाइगर्स हो गया, लियोपार्ड्स हो गया। लियोपार्ड को हम लोग इंडियन बेसन भी बोलते हैं, तो ये एक आपके लिए फैक्ट है जो आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी लंगूर्स है, तो नीलगिरी लंगूर्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन यहाँ पे है। और लाइन टेल मैस्क जो है ना, लाइन टेल मैस्क ये भी यहाँ पे है, ठीक है, लाइन टेल मस्क भी यहाँ पे है, ठीक है। तो जब आप लाइन टेल मस्क को देखते हो ना, ये एक्चुअली होता क्या है ना, ये बंदर होता है मेनली। लाइन नाम इसलिए क्योंकि इसका जो चेहरा पे जो बाल है ना वो लाइन की तरह होता है, बॉडी इसका लाइन की तरह होता है थोड़ा बहुत, और उसके बाद इसका जो फेस आप देखोगे ना, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो है ना बंदर जैसा दिखेगा। मैंने यहाँ पे फोटो नहीं लगाया, आप देखना, लाइन टेल मस्क ढूंढ लेना, एक बार देख लेना, एक बार जब पिक्टोरियल फॉर्म देख लोगे तो आपको याद रहेगा। उसके साथ साथ ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल भी यहाँ पाया जाता है, पूछ सकता है आपसे, और मलाबार पाई हॉर्नबिल भी यहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी जा रहे हैं। यही फैक्ट क्या हो सकता है कि अगर आप फैक्ट बुक देखोगे, जितने भी डिफरेंट मैगजीन है इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, वो भी अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ सीधा ये पार्क कहाँ पे, सेंचुरी कहाँ, ये दे दिया जाएगा। लेकिन जब आप डिटेल पढ़ोगे ना तो आप 69th पैटर्न को भी आप वहाँ पे एड्रेस कर पाओगे एग्जाम में, और 70th पैटर्न को भी एड्रेस कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट नहीं लोगे फैक्ट ध्यान पे नहीं रहता है, कितना फैक्ट याद रखोगे। आप देखो, अब एग्जाम में पूछ दिया कि व्हाट इज बेली डांसिंग, क्या पता चलेगा, कोई डांस कर रहा है बेली स्टाइल में, नहीं। देखो, एक साउथ कोरिया में प्लेन जो है ना क्रैश कर गया, जो प्लेन क्रैश किया ना उसका जो लैंडिंग है ना, इमरजेंसी लैंडिंग, जिस तरीके से लैंडिंग किया गया उस प्रोसेस को हम लोग बेली लैंडिंग बोलते हैं। तो उस फ्लाइट का नाम क्या था, जेजू एयरक्राफ्ट 7C216, ठीक है, 2216। तो ये आपका फैक्ट है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेली लैंडिंग को कुछ और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग गियर ऑफ लैंडिंग भी बोलते हैं।
ठीक है। इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है ये, और विदाउट एक्सटेंडिंग लैंडिंग गियर, बिना एक्सटेंडिंग गियर को एक्सटेंड किए हुए, लैंडिंग गियर को बिना एक्सटेंड किए हुए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मेनली इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है, ये आपको ध्यान पे रखना। साउथ कोरिया फ्लाइट का नाम रखना है, ठीक है। इंडिया में कौन, अगर मान लो एक्सीडेंट हो गया तो इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? अगर मान लो अगर प्लेन है तो उसको लाइसेंस कौन देगा एयरलाइंस को? तो हमारे यहाँ एक एजेंसी है DGCA, डायरेक्टिव जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एजेंसी क्या करता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है किसी आर्टिकल में, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन उसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लाया गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी चीज़ को पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया तो वो क्या होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोले तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन जो DGCA है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है, इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया। तो अब जो भी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया जाएगा उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ क्या समझना है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, कोई आपको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू भी नहीं आया, तो उन सबको हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ठीक है। तो ये नेशनल रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये इंप्लीमेंट करता है पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। पॉलिसीज हो गया जो भी सिविल एविएशन से रिलेटेड, एयरप्लेन से लेकर जो भी चीज़ें हैं, आपको पॉलिसीज वगैरह ये जनरेट करता है, ठीक है। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज हो गया ये इंप्लीमेंट करता है, रेगुलेशन करता है, ठीक है। और जो भी एविएशन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तो जो भी एविएशन सेफ्टी के रिलेटेड पॉलिसीज हो गया, रेगुलेशन हो गया, यही लाते हैं। उसके बाद पायलट का ट्रेनिंग हो गया और लाइसेंस हो गया एयरलाइंस का, तो यही देते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तम्बाकू बोर्ड। तम्बाकू बोर्ड न्यूज में है क्योंकि तम्बाकू फार्मर्स इनकम डबल ओवर लास्ट 5 ईयर, 5 साल में इन्होंने अपना इनकम डबल कर लिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा बहुत तम्बाकू के बारे में। जब आप तम्बाकू को देखते हो तो चाइना के बाद, एक मिनट, चाइना के बाद आपको इंडिया ही जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब एक FCB तम्बाकू होता है जिसको फ्ली क्योर्ड वर्जीनिया बोलते हैं, जिसमें इंडिया का चौथा स्थान है। चाइना, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे, इंडिया, ठीक है। और यूज इन सिगरेट, तो ये जो FCB तम्बाकू है ना सिगरेट में यूज होता है, जो भी सिगरेट वगैरह पीते हैं। और आप देखोगे ना जो अनमैन्युफैक्चर तम्बाकू है, जैसे अनमैन्युफैक्चर तम्बाकू क्या हो सकता है, जैसे रॉ और लीफ तम्बाकू हो गया जिसको मैन्युफैक्चर नहीं किया गया, रॉ भी है, रॉ है मतलब सीधा तोड़ के लाया गया। उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है ना इंडिया है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राज़ील। तो अगर हम आपसे ओवरऑल तम्बाकू पूछे तो इंडिया का सेकेंड स्थान है आफ्टर चाइना। अगर हम अनमैन्युफैक्चर तम्बाकू का बात करें तब भी इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, प्रोड्यूसर का बात नहीं हम करें, एक्सपोर्टर है इंडिया आफ्टर ब्राज़ील, ये ध्यान पे रखना है। अब थोड़ा बहुत टॉप प्रोड्यूसर स्टेट भी देख लेते हैं। तो गुजरात 45% तम्बाकू जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, आंध्र प्रदेश 20%, यूपी। तो ये तीनों आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। अब थोड़ा तम्बाकू पर तम्बाकू बोर्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो तम्बाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुंटूर, आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल याद रखना है। तम्बाकू बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई होप कि आपको स्टैट्यूटरी बॉडी अब समझ में आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ क्लियर करते जाना है, साइड में आप लिख भी लेना। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस्टेब्लिश हुआ जनवरी 1, 1976 में। आपसे ये पूछ सकता है क्योंकि BPSC फैक्ट भी पूछता है। और तम्बाकू बोर्ड एक्ट जो बना था 1975 में बना था, ठीक है। तो एक्ट बना 1975 में और इस्टेब्लिश हुआ 1976 में, ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ ये क्या काम, इसका काम क्या है तम्बाकू बोर्ड का, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेगा सारे वेराइटीज़ का तम्बाकू का और एलाइड प्रोडक्ट का। उसके साथ साथ इंश्योर करेगा कि फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस हो तम्बाकू का, ये भी इंश्योर करेगा। तो आप समझ लो तम्बाकू बोर्ड अच्छा काम कर रहा है, तभी तो इनकम डबल हुआ है फार्मर्स का। उसके बाद देखो अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारा रिपोर्ट आता है। एक प्रथम भी रिपोर्ट निकालता है स्कूल एजुकेशन को लेके, इनरोलमेंट को लेके, ऑल इंडिया स्कूल AISER करके निकालता है, वो कंसर्न नहीं हमारा। तो प्रथम रिपोर्ट निकालता है, प्रथम एक NGO है। इसी तरीके से एक और रिपोर्ट निकाला गया UDISE, जिसको हम लोग यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में एक रिपोर्ट निकाला है। ये रिपोर्ट यही निकाला है, इन्होंने बोला है ये किसके अंदर है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर है। देखो जो भी मिनिस्ट्री है ना उसके अंदर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंदर डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल फैसिलिटी है इसके अंदर। वो क्या कर रहा है, रिकॉर्ड करता है डेटा रिलेटेड किसका, स्कूल का,
टीचर्स का और इनरोलमेंट का, मतलब बच्चा कितना एडमिशन ले रहा है, कितना इनरोलमेंट है। तो स्कूल का भी, टीचर का भी, बच्चा का इनरोलमेंट का भी, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप जानते हो कि सरकारी स्कूल वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ही हाल है। इसमें ये देखा गया कि इनरोलमेंट डिक्रीज हुआ है, बच्चों का एडमिशन डिक्रीज हुआ है। 2022-23 में 25.18 करोड़ था, वो घट के 2023-24 में 24.8 करोड़ हो गया। आप सोच रहे हो 2025 चल रहा है, 2024, ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट तो पहले का आएगा ना, 2023-24 का रिपोर्ट है, तब देख लो। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि इनरोलमेंट डिक्रीज हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप लड़का का देखते हो तो 51.9% इनरोलमेंट है, और गर्ल्स का देखते हो तो 48.1% के आसपास है। माइनॉरिटीज़ को देखते हो तो अदर देन हिंदू ऑल आर माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, तो उनका 20% इनरोलमेंट है, जिसमें मुस्लिम का सबसे ज़्यादा है, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, फिर पारसी। अमॉन्ग माइनॉरिटीज़ पे ये उनके मतलब 20% के अंदर ये लोग हैं। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्कूल में सिर्फ 57.2% के पास कंप्यूटर है और 53.9% के पास इंटरनेट है, मतलब आधे, मतलब 60% के आसपास कंप्यूटर है और आधे के पास सिर्फ इंटरनेट है, मतलब आधे के पास इंटरनेट सोर्स है ही नहीं। तो ये रिपोर्ट आता है, तो आपको ये पूछ सकता है यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन क्या है, तो ये एक रिपोर्ट निकालता है। और किसका रिपोर्ट निकालता है? स्कूल का, टीचर्स का, इनरोलमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो, आपको सबको पता है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो है ना न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? कि आप देखते हो ना कि बहुत ज़्यादा जो एक्सेस नाइट्रेट वगैरह जो है ना पानी में जा रहा है, वाटर में, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि बहुत ज़्यादा जो है ना सब्सिडीज फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है, मतलब फर्टिलाइज़र जो है ना सब्सिडीज पे दिया जा रहा है, कम पैसा पे दिया जा रहा है, मतलब आप 100 रुपया खरीदोगे 50 रुपया वापस कर दिया जाएगा, सब्सिडीज पे दिया जा रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब लोग अपना फ़ायदा के लिए एक्सेस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सस्ता मिल रहा है। वो आप कोई भी फर्टिलाइज़र आप सॉइल में यूज़ करोगे तो अंदर तो जाएगा ही, पानी में मिल जाएगा वो। तो अब देखा गया कि सेंट्रल और सॉदर्न इंडिया में जो है ना, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेस नाइट्रेस ग्राउंड वाटर में पाया गया है और 7 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग, हमारा कंसर्न क्या है, हमको तो ये फैक्ट याद रखना ही है। दूसरे के साथ साथ देखो, आप 1 जनवरी का न्यूज़ है, उसके साथ साथ हमको ये ध्यान पे रखना है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो है ना, ये क्या है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर है क्या? तो ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमने हमेशा बोला कि हर एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर ये बना हुआ है। ये नेशनल एफेक्ट्स एजेंसी है। अगर ग्राउंड वाटर के लिए आप देखोगे तो सबसे बड़ा एजेंसी यही है, और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। तो अभी के इसके चेयरमैन कौन है? बीपीएससी का फैक्ट टाइप देखो तो डॉक्टर सुनील कुमार अम्बस्त है, उनका ये फोटो है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? फरीदाबाद में है, मतलब किसका? सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर का, हरियाणा में, और इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक पैनल क्रिएट किया गया है ताकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया जाए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है, तो लेट मी क्लियर इट। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, तो ये इसी के तौर पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर सीपीआई में जो भी गुड्स हैं अगर वो महंगा हो रहा है तो इंडिया में मान लिया जाता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज का भी रिकॉर्ड किया जाता है, कितना महंगा हुआ है, ठीक है, सीपीआई में। डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें सिर्फ गुड्स देखा जाता है, ठीक है, होलसेल रेट पे। सीपीआई में रिटेल रेट पे देखा जाता है। तो रिटेल रेट पे कौन खरीदता है? हम लोग तो छोटा दुकानदार से हम लोग खरीदते हैं, छोटा दुकानदार रिटेल, तो रिटेल में हम लोग खरीदते हैं। डब्ल्यूपीआई में क्या चेक किया जाता है कि आपका सिर्फ गुड्स का चेक किया जाता है प्राइस। अब डिफरेंस बताता हूँ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई में रिटेल में देखा जाता है, यहाँ होलसेल में दिखा, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होता है, इसमें सिर्फ गुड्स होता है। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब बात हो रहा है कि 2011-12 से हम लोग 2022-23 इसका क्या कर दे, इसका बेस ईयर को चेंज कर दे। डब्ल्यूपीआई का एक बेस ईयर, जिससे प्राइस, अब बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि 2011-12 में किसी गुड्स का क्या रेट था और आज क्या रेट है, तो उसके बीच में कंपेयर किया जाता है। तो बात हो रहा है कि जो मेंबर ऑफ नीति आयोग है रमेश चंद पैनल, तो ये आपसे कमेटी पूछ सकता है, ये नीति आयोग के मेंबर भी है। गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ 18 मेंबर पैनल टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का आपको बेस ईयर चेंज करना है। उसके साथ साथ सजेस्ट किया जा रहा है और रोड मैप फॉर स्विचिंग ओवर द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो जो आप सिंपल सा बात है, ताकि डब्ल्यूपीआई को स्विच कर दिया जाए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में, इस पे एक रोड मैप क्रिएट किया जा रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा सर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? सीपीआई डब्ल्यूपीआई तो समझ गए। तो देखो, सीपीआई डब्ल्यूपीआई में हम लोग प्राइस चेंज देखते हैं, लेकिन डब्ल्यूपीआई में हम लोग क्या देखते हैं? एवरेज चेंज प्राइस ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ।
एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। हम लोग सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों देखते हैं, लेकिन प्राइस चेंज देखते हैं, एवरेज प्राइस नहीं। डब्ल्यूपीआई में गुड्स का प्राइस चेंज देखते हैं, ठीक है, गुड्स का प्राइस चेंज देखते हैं। और पीपीआई में हम लोग गुड्स और सर्विसेज का दोनों का एवरेज प्राइस चेंज देखते हैं। इससे ज़्यादा कंसेप्ट क्या लोगे आप, ठीक है। रिसीव प्रोड्यूसर एंड एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स नहीं ऐड होता है, हम लोग सिर्फ प्राइस चेंजेस देखते हैं। अब टैक्स जोड़ देंगे तो कोई बात अलग बात हो जाए ना, कभी टैक्स बढ़ता भी कभी घटता भी है, ठीक है। ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, इसमें सर्विसेज भी है, हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो है ना, नेशनल अनाउंस स्पोर्ट्स जो है ना, अनाउंसेस किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ 2024, ये अवार्ड को अनाउंस किया गया। तो इस अवार्ड के बारे में बहुत सारे अवार्ड है इसके अंदर। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 अनाउंस किया गया है। तो ये किनको दिया जाता है, ये दिया जाता है जो भी स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है पिछले 4 साल में। तो किन किन को दिया गया। आप स्पोर्ट्स के लिए बार में परेशान रहते हो, सर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब रेगुलर पढ़ते हो ना, पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एक जगह पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप मंथली वाइज कंप्लीट करोगे बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। एक साल किसी भी चीज़ को पढ़ोगे तो याद नहीं रहता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होता है। तो देखो आपको 4 लोगों को मिला है, आप चाहो तो चारों का नाम याद कर लो, लेकिन मनु भाकर का बिल्कुल याद रखना, शूटिंग के लिए मिला है, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। तो आप याद रख सकते हो। जो भी देखो स्पोर्ट के क्षेत्र में जो रत्न है ना, रत्न अवार्ड जो है ना, वो यही है, ठीक है। दूसरा अवार्ड है अर्जुना अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जो भी गुड परफॉर्मेंस होंगे 4 साल में उनको मिलता है। इसमें नाम नहीं दिया गया, पीआईबी का न्यूज है। अर्जुना अवार्ड, एक अर्जुना अवार्ड इस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है नॉर्मल, एक लाइफ टाइम भी अवार्ड होता है अर्जुना। ये दिया जाता है कोई भी ऐसा आदमी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहा है, रिटायरमेंट के बाद भी अपना सहयोग दे रहा है। तो जैसे श्री सुचा सिंह जो एथलीट्स थी उनको मिला है, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है जो पैरा स्विमिंग करते हैं, इनको मिला। तो आप याद, जब भी 2 ही ऑप्शन है ना तो आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य किसको मिलेगा अवार्ड, ठीक है, जो भी आउटस्टैंडिंग कोचेज होंगे उनको मिलेगा। जो भी कोच होगा, कोच कौन होता है, द्रोणाचार्य होते हैं, ठीक है। रेगुलर कैटेगरी देखोगे, अगर द्रोणाचार्य के अंदर रेगुलर कैटेगरी एक होता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी होता है, ये दोनों द्रोणाचार्य के अंदर है। तो श्री सुभाष राणा को मिला है पैरा शूटिंग के लिए, मिसेस दीपाली देश पांडे को मिला शूटिंग के लिए, और श्री संदीप संगवान को मिला हॉकी के लिए। आप याद कर लो, 1-2 बार लिखोगे पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी सब पूछ लेता है। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए तो श्री एस मुरलीधरन को मिला बैडमिंटन के लिए, और श्री अर्मांडो एंजिलो को कोलकाओ को मिला है फुटबॉल के लिए, याद रख सकते हो आप, ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, इसमें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिला, एक ही मिला है तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड जो ट्रॉफी 2024 मिला है, किसको मिलता है, जो भी टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में है, इसमें जो टॉप करता है। फॉर एग्जांपल पहला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम करी है, ओवरऑल विनर ये है। लेकिन पहला रनर अप यूनिवर्सिटी कौन है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू, ये भी आपको देख लो कि अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सेकेंड रनर अप कौन है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। ये तीनों याद रख लो, पहला तो याद रखना ही, ठीक है। नेक्स्ट देखो जीएम क्रॉफर्ड कमिटी टू डिक्लेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो जीएसी होता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी, जीएसीजी, बार बार न्यूज में आपसे पूछ सकता है। तो ये स्टैट्यूटरी कमेटी है। अब स्टैट्यूटरी क्या होता है आपको वर्ड पता ही है। कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रूल्स, किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, रूल्स किसके लिए, रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज। किसका स्टोरेज, हैजार्डस मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैजार्डस हो सकता है, या फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म और सेल, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़, जैसे जीएम क्रॉप्स हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉप्स के अंदर मॉडिफाई करते हैं। तो कोई भी जीएम क्रॉप्स हो गया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो आपको हैजार्डस हो सकता है, उनका मैन्युफैक्चर हो गया, या फिर उसका यूज हो गया, या उसका इंपोर्ट हो गया, या फिर उसका एक्सपोर्ट हो गया, ये सब कौन देखता है, जीएसीजी देखता है, ठीक है। और ये किसके अंदर फ्रेमवर्क बना है, इसका रूल्स 1989 के अंदर है। लेकिन ये बना किसके अंदर है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में बना, ईपीए एक्ट ऑफ 1986। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो एक होता है एमओईएफ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर है ये। और ये चेक करता है यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एंड क्रॉप्स, जो हमने ऊपर आपको बताया। और क्लियरेंस ऑफ जीएसीजी, अगर आपको मैंडेटरी है किसके लिए, अगर हमको रिलीज करना है जीएम क्रॉप्स का, तो इसका क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा जीएम क्रॉप्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसको चेयर कौन कर सकता है, इसके चेयरमैन कौन हो सकते हैं, या तो स्पेशल सेक्रेटरी हो सकते हैं या एडिशनल सेक्रेटरी हो सकते हैं, किसके, एमओईएफसी के। तो अगर सेक्रेटरी होंगे एमओईएफसी के या फिर एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, यही इसको चेयर करेंगे। और को चेयर कौन करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होंगे, डीबीटी, डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, को चेयर। इसमें 24 मेंबर्स होते हैं, तो ये भी आपको फैक्ट के तौर पे याद रखना है। अब बार बार न्यूज़ में आ रहा है सीएजी। सीएजी कौन होते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इंडिया गवर्नमेंट के जो ऑडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑडिटर्स होते हैं, ये होता है आपको, ठीक है। ये हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी होता है कंट्री के अंदर, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी हमने आपको बता दिया स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 148 में मेंशन है, याद कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ इसका रिमूवल ग्राउंड क्या हो सकता है, इसको रिमूव भी करता है प्रेसिडेंट, ये रिजाइन भी प्रेसिडेंट को करेंगे। और इनका रिमूवल का ग्राउंड क्या हो सकता है, किस ग्राउंड पे इनको रिमूव किया जाए टेन्योर से पहले, तो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट जज का रिमूवल का क्या ग्राउंड होता है, तो प्रूवेम, अगर प्रूवेम मिसबिहेवियर हो सकता है, उसके साथ साथ इनकैपेसिटी, काम करने में असक्षम, ये दोनों इसका क्राइटेरिया हो सकता है, ग्राउंड जिस ग्राउंड पे इनको मूव किया मतलब हटाया जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन्योर क्या होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिजाइनेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। किस ग्राउंड पे इसको रिमूव किया जाएगा, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। इनका टेन्योर क्या आता है, 6 साल या फिर 65 ईयर, ये ध्यान पे रखना है। ड्यूटीज एंड पावर जो डिटरमाइन होता है वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। ड्यूटीज एंड पावर ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, लेकिन आर्टिकल 149 में ये मेंशन भी है। 148 क्या बोलता है, सीएजी इंडिया में होना चाहिए। 149 पावर और ड्यूटीज असाइन करता है। अभी प्रेजेंट सीएजी कौन है, के संजय मूर्ति है, उनका ये फोटो है, ठीक है। अब यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने वो कौन बने, मार्को रूबियो बने, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23rd दिव्य कला मेला एट वडोदरा में ओपन किया गया है। ये ऑर्गेनाइज कौन किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड पर्सन विद डिजेबिलिटी, ये डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज किया। ये डिपार्टमेंट किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होता है, तो ये डिपार्टमेंट पूछा है, इस चीज़ को ओपन किया है, ठीक है। और ये 1 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगा 30 दिव्यांगन्स फ्रॉम गुजरात, जो भी दिव्यांग पीपल हैं, जो भी हैं ऐसे लोग, उनको दिया जाएगा। और इसका जो मेला है ना, कब से कब तक लगेगा, तो 9 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक लगेगा। और कहाँ पे लगा, अकोटा स्टेडियम वडोदरा। तो बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो टेनिस का जो ओपन वुमेन टेनिस होता है, डबल क्राउन, उसमें कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया के 2 लोग जीते हैं, एक टॉनसेन, एक सिनिकोबा। तो यही याद रखना, बाद में टेनिस का याद रख ले, तो टेनिस का ओपन में कौन जीता, अभी याद कर लो, अभी याद कर लोगे, याद रहेगा, अभी एग्जाम में टाइम है। तो आप करंट अफेयर्स को लास्ट मंथ में पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है याद रखना, ठीक है। देखो मियावाकी टेक्निक, मियावाकी टेक्निक क्या होता है, जब भी आपको, अभी हुआ क्या ना, प्रयागराज में आपका क्या हुआ, अभी महाकुंभ हुआ, वो भी देखेंगे। तो महाकुंभ में क्या हुआ कि डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया गया, ठीक है, प्रयागराज में पिछले 2 साल में। तो मियावाकी टेक्निक यूज करके, इस टेक्निक में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी छोटे से अर्बन एरिया को कम एरिया में लस ग्रीन जो है ना, एक फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। तो एक टेक्निक है, तो मियावाकी एक टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है, जापानीज मेथड है। इसके ट्री को क्लोजली कम डिस्टेंस पे ट्रीज को लगाया जाता है एक टेक्निक के थ्रू, सो दैट कि एक मिमिक किया जाए नेचुरल फॉरेस्ट का। क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट को आप ऊपर से देखोगे ना हेलीकॉप्टर से, तो आपको जंगल ऐसा दिखेगा कि हर पेड़ आपस में कनेक्टेड रहता है, तो डेंस फॉरेस्ट दिखता है, ठीक है, और अंदर अंधेरा रहता है दिन में ही। तो उसी चीज़ को लिए क्या किया गया है, तो फॉरेस्ट का जो पेड़ है ना, उसको क्लोजली उगाया गया है, ठीक है, मिमिक किया गया है। मिमिक मतलब उसका नाटक करना है। जो अकीरा मियावाकी है ना, इस टेक्निक के लिए यही जाने जाते हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को इस चीज़ का जो जन्म देने वाले हैं यही है, आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है, मियावाकी मेथड वेल नोन फॉर व्हाट। अब देखो प्रमोशन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग पढ़ा है आपने, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड, कभी भी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम का बात किया, इसमें पढ़ने में नहीं किया। क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, हम बार बार कह रहे हैं अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा, तो सी ऑप्शन। और डी के हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, तो देखो सी आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, हो सकता है ये पूछ दे डायरेक्ट बीपीएससी, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा जा रहा है, 69 में तो पूछा ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब आप एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया देखते हो, तो इसके जो नया प्रेसिडेंट बने वो बहादुर सिंह सागो बने, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, बहुत कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। इसके जो एक्स प्रेसिडेंट थे, तो आपको ये ध्यान पे रखना कि बहादुर सिंह सागो बने हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें ग्लोबल महाकुंभ बार बार न्यूज में है,
ठीक है। तो आपको ध्यान पे रखना है महाकुंभ। तो महाकुंभ में आप देखोगे ना, तो क्या आपको पता है महाकुंभ सबसे पहला 13 जनवरी पहला शाही स्नान हुआ था, 26 फरवरी तक चला था, ये ध्यान पे रखना। और इसको हम लोग इस जगह को, प्रयागराज के जगह को एक और नाम से जानते हैं, तीर्थराज से, क्योंकि तीर्थराज यहाँ पे किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट के यहाँ के राजा थे, तो इनके नाम से जाना जाते हैं। त्रिवेणी संगम से हम लोग जानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक चाइनीज विजिटर आए थे, देखो एंशियंट हिस्ट्री, जुआंग, ठीक है। और ये विजिट किए थे 7th सेंचुरी में, और इन्होंने प्रयागराज रीजन को बोला था कि ये इमेंस ब्यूटी भी है, नेचुरल ब्यूटी है, प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल डेप्थ है यहाँ पे। तो उनका ये स्टेटमेंट था। और हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट द त्रिवेणी संगम एंड द रिचुअल्स परफॉर्म देयर रेजोनेट द स्पिरिचुअल फेरबोर ऑफ महाकुंभ। उन्होंने भी महाकुंभ के बारे में कमेंट किया था, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। उसके साथ साथ जो कुंभ मेला है ना, वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। कुंभ मेला, मैं कुंभ का बात कर रहा हूँ, अर्ध कुंभ का नहीं। कुंभ हर एक 12 साल में होता है, ठीक है। 12 साल में ही क्यों होता है? क्योंकि इसी हर एक 12 साल पे सन, मून और जुपिटर का अलाइनमेंट होता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ इस बार को जो कुंभ था वो महाकुंभ था। महाकुंभ क्यों था? क्योंकि ये 12वां कुंभ था, तो 144 साल पे हुआ था। 12 साल पे होता था, 12वां है। उसके साथ साथ जो पूर्ण कुंभ मेला है ना, जो 12 साल पे होता है, उसको पूर्ण कुंभ मेला बोलते हैं या कुंभ मेला बोलते हैं, वो 12 साल पे होता है। वो कहाँ कहाँ होता है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ अर्ध कुंभ जो है ना, जो 6 साल पे होता है, वो प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है, ये ध्यान पे रखना है। हरिद्वार में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे गंगा है। और प्रयागराज में क्या है? कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना और सरस्वती का भी होता है, क्योंकि सरस्वती अभी नहीं है, तो ये भी होता है। तो आई होप कि 30 मिनट का लेक्चर ये आपको बहुत हॉलिस्टिकली बहुत कुछ समझ में आया। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द राइट प्रोसेस टू कंप्लीट योर करंट अफेयर्स। लास्ट टाइम आप लोग भागते हो, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।